Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? आवाज आ रही है? गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं अब. तो लास्ट लेक्चर में आपने कलेक्शंस पढ़े. ठीक है. क्या है कलेक्शन? खुद जल्दी जल्दी बोलिए. इन इटसेल्फ व्हाट इज अ कलेक्शन? फटाफट. व्हाट इज अ कलेक्शन? इट्स एन इंटरफेस. कलेक्शन कलेक्शन क्या है? मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहा हूं. कलेक्शन अपने आप में इंटरफेस है ना. कौन सा पैकेज? गुड. जावा डॉट यूटिल. इस इंटरफेस के कितने चाइल्ड इंटरफेसेस? जल्दी बताएं. वेरी गुड. इस इंटरफेस के 3 चाइल्ड इंटरफेसेस. कौन कौन 3 चाइल्ड इंटरफेसेस? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. नंबर 1 इज लिस्ट, नंबर 2 इज सेट, नंबर 3 इज क्यू. राइट. अब अपन ने लिस्ट और क्यू इनकी चाइल्ड क्लासेस पढ़ ली थी. सॉरी, लिस्ट और सेट की पढ़ ली थी. लिस्ट की सबसे पॉपुलर चाइल्ड क्लास आपने पढ़ी थी एरे लिस्ट. दूसरी पॉपुलर चाइल्ड क्लास आपने पढ़ी थी लिंक लिस्ट. ठीक है. हैं 2 और, लेकिन उनके बारे में बातचीत करते नहीं है क्योंकि वो लेगेसी क्लासेस हैं. याद है आपको लेगेसी क्लासेस किससे बोलते हैं जावा में? वेरी गुड. वो क्लासेस जो अब आउटडेटेड हो गई हैं. बहुत पहले से थी बट अब उन्हें यूज करना प्रेफरेबल नहीं माना जाता है. ठीक है. फिर सेट था. सेट की आपने पढ़ी थी 2 चाइल्ड क्लासेस. एक का नाम था हैश सेट, दूसरे का नाम था ट्री सेट. लेकिन ट्री सेट डायरेक्टली सेट को इनहेरिट नहीं करती. सेट को इनहेरिट करती है सॉर्टेड सेट. सॉर्टेड सेट की डेराइव है नेविगेबल सेट, और नेविगेबल सेट को इनहेरिट करने का काम करा था ट्री सेट ने. राइट. ट्री सेट और हैश सेट दोनों में कॉमन क्या है? जल्दी जवाब दीजिए. ट्री सेट और हैश सेट दोनों में कॉमन क्या है? 2 बातें कॉमन है. नंबर 1, दोनों ही डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करेंगे. यस और नो? दोनों ही डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करेंगे. दोनों को एलिमेंट यूनिक चाहिए. नंबर 2, दोनों में कोई इंडेक्स नहीं होगा. आप ये नहीं बोलेंगे कौन सा एलिमेंट पहली पोजीशन पे है, कौन सी दूसरी पे है, क्योंकि रिकॉल करिए किसी सेट के अंदर आप ये कभी नहीं बता सकते पहला एलिमेंट कौन है. सही कह रहा हूं? सेट तो एक कलेक्शन है डेटा का. उसमें आप ये कैसे बताएंगे पहला एलिमेंट कौन है? एक तालाब में मछलियां हैं, कैसे पहचानेंगे कौन सी पहली मछली है? करेक्ट. आया समझ? राइट. नेक्स्ट. अब आते हैं अगले इंटरफेस पे. द नेम ऑफ द इंटरफेस इज क्यू. अब आपने अगर थोड़ा बहुत भी डीएस की नॉलेज रखी हो, गेन की हो, तो क्यू के बारे में सुना होगा आपने. फीफो बेस्ड होता है. राइट. फीफो का फुल फॉर्म बताइए जरा. जल्दी जल्दी बोलिए. फीफो का फुल फॉर्म. फीफो स्टैंड्स फॉर परफेक्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो जब भी जावा में आपको डेटा को फीफो स्टाइल में मेंटेन करना हो, ऐसे मेंटेन करना हो कि जो एलिमेंट पहले आया है वो पहले प्रोसेस हो. राइट. तो अपन बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी क्यू. ठीक है. इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जावा में एक क्लास, और इसकी डिराइव क्लास है क्यू की, जिसका नाम है प्रायोरिटी क्यू. राइट. क्यू अपने आप में क्या है? इंटरफेस के क्लास. जल्दी बोलिए. क्यू अपने आप में क्या है? इंटरफेस के क्लास. वेरी गुड. क्यू इंटरफेस है. तो क्यू का ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यू का ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल सही. कभी नहीं बनेगा. ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी चाइल्ड क्लास का, जिसका नाम है प्रायोरिटी क्यू. तो अगर आप एक ऐसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जावा में इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिसमें आपको सुपरमार्केट के अंदर जो बिलिंग के लिए लोग खड़े हैं उनको प्रोसेस करना है, तो क्यू के स्टाइल में करेंगे. एक सुपरमार्केट में बिलिंग के लिए लोग खड़े हैं, उनके लिए आपको कोड लिखना है, तो ये कोड क्यू यूज करेगा. यस. लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा प्रायोरिटी क्यू का. ठीक है. इसको जावा के टर्म्स में हम बोलते हैं आप क्यू को तब यूज करते हैं जब आपको एलिमेंट्स प्रायर टू प्रोसेसिंग स्टोर करने हो और फीफो ऑर्डर में प्रोसेस करना हो. ठीक है. लिख रहा हूं मैंने क्या बोला है. आप बोलते हैं व्हेनेवर वी वांट टू स्टोर एलिमेंट्स, whenever we want to store elements prior to processing, and we want to process them in FIFO order, then we make use of queue. आई बात समझ? चले आगे. ठीक है. आप ध्यान से सुनिएगा,
सबसे इंपॉर्टेंट कलेक्शन टॉपिक की तरफ जा रहा हूं मैं। अब मैं आपको एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देता हूं, आप बताइएगा वो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं स्क्रीन पे, उसे पढ़ना और जितनी आपने अभी तक जावा पढ़ी है मुझे बताना ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। और भी है, बिल्कुल है, बहुत है हरीश। जब अपन क्यू की डिटेलिंग में जाएंगे तब जरूर बताऊंगा आपको। अकेली प्रायोरिटी क्यू नहीं है इसकी डिराइव क्लास, देयर आर लॉट मेनी डिराइव क्लासेस ऑफ क्यू। ओके, डेक भी है, डी क्यू भी है, क्यू की डिराइव क्लास। ओके, लिंक लिस्ट भी है, लिंक लिस्ट भी क्यू के कुछ फीचर्स इंप्लीमेंट करती है। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर रोल नंबर्स एंड नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर कोड। एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है जिसमें आपको यूजर से स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नाम लेने, देन बेस्ड अपॉन रोल नंबर सर्च एंड डिस्प्ले नेम ऑफ द स्टूडेंट। जवाब दें। एक प्रोग्राम्स जावा में आपको ऐसा लिखना है जिसमें यूजर आपको दो इनपुट्स देगा, रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम। आपको ये रोल नंबर और नाम रखना है, फिर उसके बाद यूजर को बोलना है रोल नंबर दो। जो रोल नंबर वो देगा आपको उस स्टूडेंट का नाम दिखाना है। बताइए जितनी जावा आपने पढ़ी है ये क्वेश्चन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। एवरीवन प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। मुझे कोड नहीं चाहिए आपसे, बस थ्योरेटिकली समझाइए कैसे करेंगे। थ्योरेटिकली समझाइए, जो मैंने पूछा है कैसे अचीव करेंगे आप। अभी तो हैश में पे आए नहीं हरीश। अभी जितना पढ़ा है अगर आप सोचें तो आपका दिमाग बोलेगा हमें 2 एरे लिस्ट लेनी चाहिए या 2 एरे लेने चाहिए, ऐसा ही सोच रहे होंगे ना, है ना। आप लेंगे एक एरे इंटीजर्स का, एक एरे स्ट्रिंग्स का, ऐसा ही सोच रहे हैं। इंटीजर वाले एरे में रोल नंबर आएंगे, स्ट्रिंग वाले एरे में नाम आएगा। यस और नो आएगा। उसके बाद फिर जब यूजर आपको रोल नंबर देगा, 2D एरे में अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज कैसे रखेंगे जैनेंद्र? 2D एरे इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों रख लेगा, है ना, नहीं रख पाएगा। अगर आपसे मैं रोल नंबर और मार्क्स कहता तो शायद कर पाते, है ना। ऑब्जेक्ट का 2D एरे बना सकते हैं, यस बिल्कुल बना सकते हैं ऑब्जेक्ट का 2D एरे। बट आप बताओ एक रोल नंबर पे कितने नाम रखने हैं आपको? एक ही रखना है, तो 2D का फायदा क्या हुआ? सोचिए, जब एक रोल नंबर पे एक ही नाम रखना है तो 1:1 का कॉम्बिनेशन है ना, तो वो तो 2 1D एरे से भी हो जाएगा। यस और नो, उतनी प्रोसेसिंग लगेगी, कहीं से भी कुछ फायदा थोड़ी ना होने वाला है, राइट। तो जितना अपन ने अभी तक जावा समझी है, इस प्रॉब्लम का मेंटेन करने का आपका एक तरीका ये होगा, आप एक इंटीजर्स का एरे लेंगे। मान लीजिए इस एरे का नाम आपने रखा रोल, राइट, जिसके अंदर 4 रोल नंबर्स रखने की कैपेसिटी होगी। ठीक है, ये रोल नंबर्स हैं 10 20 30 40, और बिल्कुल इसके ठीक बराबर साइज का आप एक और एरे लेंगे। ये किसका एरे होगा? जल्दी जवाब दें। ये एरे होगा नामों का, है ना। और आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि रोल नंबर 10 वाले स्टूडेंट का नाम नेम्स वाले एरे के 0th सेल पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अमित, रोल नंबर 20 वाले का नाम नेम्स वाले के इंडेक्स नंबर 1 पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दीपक, रोल नंबर 30 वाले का नाम 2 पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जयंत, और रोल नंबर 40 वाले का नाम 3 पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नीरज। ऐसे ही होगा, ठीक है। अब जब मैं आपको बोलूंगा मुझे एक पर्टिकुलर रोल नंबर वाले स्टूडेंट का नाम सर्च करके दो, तो आप मानते हैं कुछ ऐसा फॉर लूप आप चलाएंगे, i = 0, i <4, i++, अंदर आप मैच करेंगे इफ रोल i = n, n वो रोल नंबर है जो सर्च हो रहा है, तो फिर इस i वाली पोजीशन का आप नाम फेच कर लेंगे, करेंगे ना, राइट। ठीक। अब अगर आप चाहते हैं आपको ये लूप ना चलाना पड़े, सुनना एक एक वर्ड मेरा, आपको ये लूप ना चलाना पड़े, ये लूप क्या कर रहा है? जल्दी जवाब दें, ये लूप क्या कर रहा है? सर्चिंग कर रहा है ना, ये लूप सर्चिंग कर रहा है ना रोल नंबर के बेस पर नाम की। आपको ये लूप चलाना ही ना पड़े, आप जावा को सीधे रोल नंबर दें और वो लाकर आपको नाम दे दे। आपको 2 एरे भी अलग मेंटेन ना करने पड़े, एक ही डेटा स्ट्रक्चर आप इंप्लीमेंट करें, एक ही डेटा स्ट्रक्चर आप मेंटेन करें और वो दोनों चीजें रख ले। तो फिर जावा की दुनिया में इस तरीके के डेटा को, जिसमें आपको 2 वैल्यूज रखनी होती है जो आपस में कनेक्टेड होती हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए जिसे आप लेते हैं, वी कॉल इट मैप। In the world of Java, for such kind of programming problems, we make use of a collection, and that collection is called as MAP map. अभी तक आप नोटिस करिए, इन सब में आपको एक कॉमन बात नजर आई होगी, इन सब में आपको एक कॉमन बात नजर आई होगी।
क्या कॉमन बात है? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश सेट, ट्री सेट, प्रायोरिटी क्यू, सब में ये सब स्केलर वैल्यूज रखते हैं। स्केलर समझते हैं? स्केलर समझते हैं? सिर्फ नाम रखेंगे, सिर्फ रोल नंबर रखेंगे, एक साथ दोनों नहीं रखेंगे। आ रही है बात समझ? राइट? लेकिन अगर आपको डेटा स्केलर नहीं रखना है, आपको डेटा पेयर्स में रखना है। राइट? किसका पेयर? नाम भी सुन लीजिए, इसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर। तो आप जावा की दुनिया में जिस कलेक्शन को यूज करेंगे उस कलेक्शन का नाम होता है मैप। तो क्या ये रोल नंबर और नाम की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में है? हाँ के ना है? वेरी गुड। ऐसे ही रिकॉल करिए, कंप्यूटर्स के टर्म्स में बोल रहा हूं। वेबसाइट का नाम और उसका आईपी एड्रेस ये आपस में कनेक्टेड है। वेबसाइट का नाम और उसका आईपी एड्रेस ये आपस में कनेक्टेड है। राइट? तो ये की वैल्यू पेयर हो गए, ये की वैल्यू पेयर हो गए। राइट? ऐसे ही सोचिए, आपकी मोबाइल की फोन बुक में आपके फ्रेंड का नाम और उसका मोबाइल नंबर ये की वैल्यू पेयर हो गए। तो जब भी आपको इस तरीके का डेटा मेंटेन करना है पेयर्स में, तब जावा बोलती है मल्टीपल एरे लिस्ट, मल्टीपल लिंक लिस्ट लेना बेवकूफी है, आप इसकी जगह यूज करेंगे मैप। अब ध्यान से सुनना मेरा एक और टर्म, मैप कलेक्शन को इनहेरिट नहीं करता है। राइट? इसलिए मैप को जावा में ट्रू सेंस में कलेक्शन नहीं मानते हैं, फिर भी ये कलेक्शन टॉपिक का पार्ट है। आई रिपीट, मैप कलेक्शन को इनहेरिट नहीं करता है, इसलिए जावा में मैप को ट्रू सेंस में कलेक्शन नहीं मानते हैं, लेकिन ये फिर भी कलेक्शन चैप्टर का पार्ट है। आ रही है बात समझ? हो रहा है क्लियर? मैप कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस नहीं है, मैप अपने आप में अलग हायरार्की मेंटेन करके चलता है। इसलिए नहीं मानते हैं शुभम, क्योंकि ये कलेक्शन को इनहेरिट नहीं कर रहा है ना। अगर ये कलेक्शन को इनहेरिट नहीं कर रहा है तो ये कलेक्शन नहीं हुआ ना। सोच के देखो आप, अगर कोई क्लास फ्रूट को इनहेरिट नहीं कर रही है तो वो फ्रूट नहीं हुई ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड में जरूरी है ना इनहेरिटेंस का होना, ये मानने के लिए कि ये टाइप इसके जैसा है कि नहीं? तो जावा ये मानती है कि मैप कलेक्शन को इनहेरिट नहीं कर रहा है, तो ये ट्रू सेंस में कलेक्शन नहीं है। ट्रू सेंस का मतलब समझ रहे हैं? ट्रू सेंस मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंस, इसलिए इसको कलेक्शन नहीं माना है, लेकिन ये कलेक्शन चैप्टर का पार्ट है और जावा डॉट यूटिल इंटरफेस में रहता है। आ रही है बात समझ? हो रहा है क्लियर? राइट? चलिए, अब मैप भी अपने आप में एक इंटरफेस है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो किसका बनेगा? बनेगा इसकी डेराइव क्लासेस का। अब मैं नाम ले रहा हूं, आप मुझे वर्किंग समझाना और सब समझ में आएगा आपको, अगर आपने पिछला लेक्चर ध्यान से सुना हो तो। मैप की एक बेहद पॉपुलर डिराइव क्लास है जिसका नाम है हैश मैप। ठीक है? मैप का एक चाइल्ड इंटरफेस है जिसका नाम है सॉर्टेड मैप। आगे आप खुद दिमाग लगाओ, सॉर्टेड मैप का चाइल्ड इंटरफेस कौन होगा? बताओ बताओ बताओ। शाबाश, नेविगेबल मैप। और नेविगेबल मैप का इंप्लीमेंटेशन क्लास होगी ट्री मैप। राइट? ओके, अब बताइए हैश मैप की क्या खास बात होगी? ये डेटा की वैल्यू में रखेगी? रखेगी, रखेगी, लेकिन ऑर्डर्ड होगा डेटा कि नहीं होगा? जिस ऑर्डर में हम इसमें डेटा डालेंगे उसी ऑर्डर में मिलेगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि उसी ऑर्डर में मिले, लेकिन मिलेगा बहुत फास्ट। सर्चिंग बहुत फास्ट करेगी ये, रोल नंबर के बेस पर नाम की, बिल्कुल बहुत फास्ट करेगी। डुप्लीकेसी अलाउ करेगी? डुप्लीकेसी अलाउ करेगी? कभी नहीं करेगी। क्या डुप्लीकेट नॉट अलाउड? डुप्लीकेट की के डुप्लीकेट वैल्यू? डुप्लीकेट की नॉट अलाउड, की कभी डुप्लीकेट नहीं होगी। ओके? डुप्लीकेट वैल्यू चलेगी? क्या ऐसा हो सकता है दो स्टूडेंट जिनका रोल नंबर अलग हो, उनका नाम सेम हो? राइट? इंटरनली मेंटेन करती है ये भी हैश टेबल। ठीक है? अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो जानते होंगे, नहीं पढ़ा है तो परेशान मत होइएगा, जावा में इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। बाकी मैं बताऊंगा जब आपको इसकी डिटेलिंग सुनाऊंगा कि हैश टेबल क्या होती है। बस इतना याद रखिए, ये अपना डेटा हैश टेबल में रखती है। राइट? और डेटा इंडेक्स के बेस पर एक्सेस होता है? नहीं, कभी नहीं होता। एक्सेसिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन की, नॉट ऑन इंडेक्स। समझ रहे हैं? और डेटा फास्ट होता है, डेटा एक्सेस खूब फास्ट होगा? बिल्कुल होगा। बताइए ट्री मैप के बारे में बताइए, इसकी क्या खास बात है? ये भी डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करेगी? यस और नो? ये भी डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करेगी, मानते हैं? राइट। और डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करेगी? क्या ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करेगी?
बिल्कुल करेगी। ये डुप्लीकेट की नॉट अलाउड, राइट, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड, वैल्यू से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको याद है ट्री सेट इंटरनली क्या यूज करती थी? ट्री सेट डेटा किसमें रखती थी? बीएसटी में। तो ये भी यूज करती है एक स्पेशल टाइप ऑफ बीएसटी जिसको बोलते हैं रेड ब्लैक ट्री। रेड ब्लैक ट्री ये भी डेटा को मेंटेन करती है बीएसटी स्टाइल में, राइट। ठीक, डेटा सॉर्टेड रहेगा, जल्दी जल्दी बोलिए, डेटा सॉर्टेड रहेगा। यस, डेटा रिमेन्स सॉर्टेड। सॉर्टेड किसमें? वैल्यू के की। वेरी गुड, डेटा रिमेन्स सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू की, अकॉर्डिंग टू KEY की। चलें आगे। ठीक है, अब एक और वर्ड सुनिए, बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। जावा में इन दोनों में फर्क है? फर्क है? जावा में इन दोनों में भी फर्क है? है, राइट। ऐसे ही जावा में इनमें भी फर्क है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाले दोनों का फर्क तो पता है ना? ये कौन? ऑपरेटर। ये कौन? मेथड। ये कौन? डेटा टाइप। ये कौन? अच्छा वाला नाम, अच्छा वाला नाम। आज आपको समझ में आएगा इस नाम का मतलब। याद आ रहा है आपको रैपर क्लास के बारे में मैंने क्या कहा था आपसे जावा पढ़ाते की शुरुआत में? कि जावा में एक टॉपिक ऐसा है जहां पर आप वेरिएबल्स यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे और वहां आपके काम रैपर क्लास आएगी। ठीक है, आप सुनिए, अभी आता हूं, इस पॉइंट पे आता हूं अभी, है ना, 10 मिनट में। अब अगला सुनिए, ये जो कलेक्शन है ये जावा में इंटरफेस है, पता है ना आपको? और ये जो कलेक्शंस है ये जावा में क्लास है, याद रखिएगा। क्या है इस क्लास के पास? इस क्लास के पास यूटिलिटी मेथड्स हैं। ठीक है, किस काम को करने के मेथड्स हैं? लाइक सॉर्टिंग, सर्चिंग। ऐसा आपको कुछ भी करना हो तो आपको मेथड्स मिलते हैं इन अ क्लास व्हिच इज कॉल्ड एज कलेक्शंस। ठीक है, और आपको मैथ क्लास याद है? याद है, मैथ के सारे मेथड स्टैटिक हैं, राइट। ऐसे इसके भी सारे मेथड्स स्टैटिक हैं, कलेक्शंस के भी सारे मेथड स्टैटिक हैं। तो गौर करिएगा, बस एक एस का फर्क है। एस हट जाए तो क्या बन जाएगा? इंटरफेस। एस लग जाए तो क्या बन जाएगा? क्लास। पैकेज दोनों का सेम है, राइट। कौन से पैकेज में? बोथ कम फ्रॉम java.util। ठीक है, अब आइए लास्ट थ्योरी, फिर आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स पे। ये बताइए, कैन एरेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, स्टोर प्रिमिटिव वैल्यूज? जवाब दें, क्या जावा में इंट का एरे बन सकता है ना? तो इसका जवाब है यस, वी कैन क्रिएट एन एरे ऑफ प्रिमिटिव्स लाइक इंट एरे और फ्लोट एरे। आ रही है बात समझ? अब ट्विस्ट सुनना ध्यान से। अब यही सवाल पूछा जाता है कलेक्शंस के कंटेक्स्ट में। कैन कलेक्शंस होल्ड प्रिमिटिव वैल्यू? क्या कलेक्शंस प्रिमिटिव वैल्यू रख सकते हैं? तो इसका जवाब है नो, नहीं रख सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेरी आनी चाहिए कि सर अगर कलेक्शंस प्रिमिटिव वैल्यू नहीं रख सकते हैं तो फिर आप बता रहे थे कि हम इस वाले एग्जांपल में 10, 20, 30 रख पाएंगे। ये प्रिमिटिव्स हैं कि नहीं है? जल्दी बताइए, है ना? तो फिर सवाल आता है ये कंट्रोवर्सी कैसे? ठीक है, और इनफैक्ट यहाँ नो कहने के बावजूद आप देखिएगा, मैं जब आपको एरे लिस्ट की प्रोग्रामिंग कराऊंगा, सबसे पहले हम एरे लिस्ट पढ़ेंगे, तो मैं एरे लिस्ट में 10, 20, 30 डालूंगा। नॉट टेल मी 10, 20, 30 जावा के लिए इंट डेटा टाइप की वैल्यूज हैं कि नहीं, है ना? तो अब आएगा एक बड़ा सा क्वेश्चन दिमाग में कि सर थ्योरी में लिखा हुआ है, इंटरनेट पे भी हर जगह लिखा हुआ है कि कलेक्शन प्रिमिटिव्स नहीं रखते। तो अगर कलेक्शंस प्रिमिटिव नहीं रखते तो फिर हम एरे लिस्ट, हैश सेट, लिंक लिस्ट, ट्री सेट, इन सब में कैसे इंटीजर वगैरह स्टोर कर सकते हैं? स्ट्रिंग तो समझ में आता है, स्ट्रिंग तो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये तो ऑब्जेक्ट्स है ना सारे, अमित, दीपक, जयंत, नीरज, ये तो ऑब्जेक्ट्स हैं। बट 10, 20, 30 तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि एक तरफ नो कह रहे हैं लेकिन कोडिंग में अलाउड होता है? तो इसका जवाब क्या है वो सुनिए।
इसका जवाब ये है, बट whenever we try to store a primitive value in a collection, कलेक्शन किसको मानते हैं, एक बार फिर बोलिए जरा, एरे लिस्ट, हैश सेट, ट्री सेट, हैश मैप, ये सब क्या है, सब के सब कलेक्शंस हैं. ओके, देन जावा uses a technique called, पढ़िए तो क्या नाम लिखा है मैंने, what did I write? Auto boxing, very good. To convert these primitives to objects using wrapper classes. Using wrapper classes. अब ये क्या इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी मैंने लिखी है, इसको प्रोग्रामिंग से समझाता हूं आपको. ये लाइन समझ आ रही है आपको, बताइए. int a = 10 आ रही है ना. ये क्या बना, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल, ऑब्जेक्ट बना के वेरिएबल बना, वेरिएबल बना. और ये आप मानते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना, इंटीजर ओबीजे बना. आप मानते हैं जो रेफरेंसेस होते हैं वो एड्रेसेस रखते हैं ऑब्जेक्ट्स के, है ना. आज तक यही पढ़ा है ना जावा में. बट अगर आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर ए डालते हैं तो टेक्निकली एरर आनी चाहिए. सोचिए, टेक्निकली ये गलत होना चाहिए ना. हाउ कैन ओबीजे होल्ड 10? 10 कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, ठीक है, लेकिन ये चल जाएगा. ठीक है, कैसे चल जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा कि ये गलत सा स्टेटमेंट चल जाए. तो जावा क्या करेगी, इसको सुनिए. इंटरनली जावा विल कन्वर्ट द स्टेटमेंट obj = a to obj = न्यू इंटीजर पैरेंथेसिस के अंदर a. आप बताइए, जो न्यू है ये तो ऑब्जेक्ट बनाता है ना, यस और नो. तो जावा चुपचाप आपकी इस लाइन को कंपाइल टाइम पे इस लाइन में कन्वर्ट कर देगी. तो आप बताइए, 10 जो एक प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट में आ गया कि नहीं, आ गया. और इस फीचर को जावा की दुनिया में बुलाया गया है ऑटो बॉक्सिंग. ठीक है, ये वही है जैसे आप लोग टाइप कन्वर्जन बुलाते हो, लेकिन यहाँ बड़ा स्पेशल टाइप कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए इसको टाइप कन्वर्जन ना बोलकर बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग. तो अब जरा चैट विंडो में अपने अपने वर्ड्स में लिखना, क्या समझ में आया आपको व्हाट इज ऑटो बॉक्सिंग. सभी लोग चैट में लिखें अपने अपने वर्ड्स में, व्हाट इज ऑटो बॉक्सिंग, क्या होती है ऑटो बॉक्सिंग जावा में. एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड. वेरी गुड. कन्वर्जन ऑफ अ प्रिमिटिव वैल्यू टू अ नॉन प्रिमिटिव टाइप. कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव टू नॉन प्रिमिटिव इज कॉल्ड एज ऑटो बॉक्सिंग. ठीक है, अब ये फीचर कब से आया, ये फीचर आया जावा 5 ऑनवर्ड्स. तो इसका मतलब जावा 5 से पहले ये अलाउड नहीं था. ऐसे लिखना obj = a लिखना जावा 5 से पहले अलाउड नहीं था. बिल्कुल, ये फीचर जावा 5 से ही आया है, जावा 5 से पहले अलाउड नहीं था. सिंटेक्स एरर आ जाती थी अगर प्रोग्रामर जावा 5 से पहले ऐसे obj में a डालता था. आ रहा है समझ. ठीक है, अब इसका रिवर्स पार्ट देखिए. अब मैंने कहा इंटीजर obj = न्यू इंटीजर 25. बताइए obj क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नॉर्मल वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है. शाबाश. अब मैं जावा से कहता हूं a = obj. टेक्निकली ये गलत है ना, a = obj. सोचिए, ऐसे कैसे किसी रेफरेंस में हम ऑब्जेक्ट असाइन कर लेंगे, लेकिन ये भी चलता है, राइट. इट विल वर्क. व्हाई इट विल वर्क, क्योंकि जावा इसको भी इंटरनली कन्वर्ट कर देगी. किसमें, इंटरनली जावा विल कन्वर्ट दिस लाइन. ठीक है, किसमें, गौर से देखिए. जावा इसे बना देगी a = obj.int वैल्यू. आपको लगेगा सर ये इंट वैल्यू कौन है, तो अब आप खुद दिमाग लगाइए. समझदार हैं आप, इतनी जावा जानते हैं. अगर obj इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस है तो इंट वैल्यू कौन होगा बताइए, जो डॉट के साथ कॉल हो रहा है. डॉट के साथ कौन कॉल होते हैं, नहीं नहीं शुभम, गलत बात, मेथड है. बिल्कुल सही सत्यम. शुभम स्टैटिक हटा दो अपने जवाब के आगे से. अगर स्टैटिक होता तो क्लास के नाम से कॉल होता ना,
ये तो ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल हो रहा है, राइट? तो ये क्या होगा? अरे सॉरी शुभम, सॉरी, मैंने स्टैटिक पढ़ लिया, आपने नॉन स्टैटिक लिखा है ना, बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो ये कौन होगा? नॉन स्टैटिक मेथड, राइट? आया समझ? क्लियर हुआ? इट इज अ नॉन स्टैटिक मेथड या इंस्टेंस मेथड जो इंटीजर रैपर के अंदर अवेलेबल है। नॉन स्टैटिक मेथड अवेलेबल इन इंटीजर रैपर, ठीक है? और एनी गेसेस, इसको क्या कहेंगे? वो जो ऊपर है वो था ऑटो बॉक्सिंग, ये कहलाता है अनबॉक्सिंग। ये कहलाता है अनबॉक्सिंग, मतलब जो ऑब्जेक्ट के अंदर है उसे खोला और खोल के लाकर प्रिमिटिव में रख दिया। बहुत सुनते हैं ना अनबॉक्सिंग वर्ड आप यूट्यूब पे भी आजकल, फोन की अनबॉक्सिंग हो रही है, प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग हो रही है। ये वैसा ही वर्ड है जो जावा में भी यूज होता है। जावा की दुनिया में अनबॉक्सिंग का मतलब एक ऑब्जेक्ट को ओपन करके उसके अंदर से प्रिमिटिव वैल्यू निकाल लेना। यही हो रहा है ना यहाँ पर। ए के अंदर आ जाएगा 25, आ जाएगा। टेक्निकल गुरुजी, शाबाश, बहुत बढ़िया। चले आगे, आया समझ? राइट? तो जब आप कलेक्शंस के अंदर प्रिमिटिव्स डालते हैं तो वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अल्टीमेटली इंटरव्यू में क्या बोलेंगे? जाएंगे कि नहीं? नहीं जाएंगे। अभी भी बोलिए नहीं जाएंगे। सिर्फ जावा की कृपा दृष्टि है, जावा का सपोर्ट है कि जावा आपको गलती को ढक लेती है और प्रिमिटिव को किस में कन्वर्ट कर देती है? प्रिमिटिव को किस में कन्वर्ट कर देती है? रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में, यस, नॉन प्रिमिटिव में। अब आप याद करिए अपना जावा में कमांड लाइन आर्गुमेंट्स वाला लेक्चर। बिल्कुल इस कारण से हम ये मानते हैं जावा जरूरत पड़ने पर प्रिमिटिव्स को ऑब्जेक्ट्स बना देगी, इसलिए वो एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मानी जा सकती है। यस और नो, है कि नहीं संस्कार? और ये फिर अपनी अपनी सोच है ना। फिर यहाँ धार्मिक स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, ना मानो तो पत्थर और मानो तो भगवान, है कि नहीं? नास्तिक कहाँ मानते हैं कि भगवान है, और आस्तिक देखो कितनी पूजा करते हैं भगवान की। बस वही बात है यहाँ पे भी। अब आप इस बात को अगर डीपली समझते हो कि जावा प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट बना रही है जरूरत पड़ने पर, तो आप इस बात को एप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, जावा भले ही हमारे साथ नहीं बट खुद तो इंटरनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आया समझ? चलिए अब लेता हूं आपका एक छोटा सा टेस्ट, ले लो। जितना पढ़ा है कल से लेकर आज तक उसका एक टेस्ट, छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप। स्टार्ट करें, क्योंकि प्रोजेक्ट पे जाने से पहले जरूरी है बहुत ये सारी बातें करना। चलिए पहले तो ये स्लाइड मैंने शेयर कर दी थी, ग्रुप में मिल गई आपको, राइट? ये वही स्लाइड है जो आपसे मैं शेयर कर चुका हूं। तो कलेक्शंस क्यों यूज करते हैं अपन पढ़ चुके हैं, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। कलेक्शंस यूज करते हैं क्योंकि एरे में प्रॉब्लम है। एरे में क्या प्रॉब्लम है? एरे में पहली प्रॉब्लम है, एरे की साइज डिक्लेरेशन टाइम पे देनी पड़ती है, पहले से बताना पड़ता है एरे में कितना डेटा रखा जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है एरे के साथ? दूसरी प्रॉब्लम है एरे कभी साइज में ग्रो नहीं कर सकता, फिक्स साइज का होता है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है एरे के साथ? कोई बने बनाए मेथड्स नहीं है एरे के पास डेटा इंसर्ट, रिमूव, सर्च या सॉर्ट करने के लिए। चौथी प्रॉब्लम क्या है एरे के साथ? एरे खुद इंटरनली किसी डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड नहीं होता, जबकि ये बाकी जितनों के नाम आपने सुने इन सब के अंदर कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर लगा है। जैसे ट्री सेट यूज करती है बीएसटी, राइट? लिंक लिस्ट यूज करती है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। और एरे के साथ पांचवी प्रॉब्लम, एरे सिर्फ होमोजीनियस डेटा रख सकता है, जबकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं कलेक्शंस, उसमें हम हेट्रोजीनियस डेटा भी रख सकते हैं। कलेक्शंस का पहला बेनिफिट, वो डायनेमिकली ग्रो या श्रिंक कर जाते हैं, आपके प्रोग्रामिंग एफर्ट्स कम हो जाते हैं, आपके प्रोग्राम की स्पीड और क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आप उन प्रोग्रामर्स की क्लासेस यूज कर रहे हैं जिन्होंने जावा लैंग्वेज डिजाइन करी है, जिन्होंने जेडीके डिजाइन करा है। तो उनके कोड्स 100% आपसे और मुझसे बेटर होंगे, क्योंकि वो टेस्टेड हैं, इतने सालों से मार्केट में चल रहे हैं और अच्छे खासे एफर्ट्स के साथ बनाए गए हैं। ठीक है? देन कलेक्शंस आपको बने बनाए मेथड्स देते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन सब ऑपरेशंस को करने के, और ये ऑपरेशंस शॉर्ट वे में कहलाते हैं क्रूड ऑपरेशन। क्रूड का फुल फॉर्म गेस कर पा रहे हैं? क्रूड का फुल फॉर्म गेस कर पा रहे हैं? सी फॉर क्रिएट करना, आर फॉर रीड करना, यू फॉर अपडेट करना, एंड डी फॉर डिलीट करना। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कलेक्शन। ये है एरे और कलेक्शन के बीच के वन ऑन वन कंपैरिजंस जो अपन देख चुके हैं। तो ये आप याद से रेफर करिएगा जब भी किसी जावा बेस्ड इंटरव्यू को फेस करने जाएं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब तीन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कलेक्शन, लिस्ट, सेट और मैप। ठीक है? इसमें लिस्ट और सेट किसकी डिराइव है? जल्दी जल्दी बोलिए, लिस्ट और सेट किसकी डिराइव है? कलेक्शन की। तो ये इनका पेरेंट इंटरफेस है, इसकी डिराइव सेट भी है, इसकी डिराइव लिस्ट भी है। ठीक है? ऐसे ही सेट की डिराइव क्लास है हैश सेट, दूसरी डिराइव क्लास है ट्री सेट,
लिस्ट की डिराइव क्लास एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, होने को वेक्टर और स्टैक भी हैं, बट ये पुरानी फैशन की क्लासेस हैं, राइट। ये नोटिस करिए, क्यू की और डिराइव क्लासेस हैं, प्रायोरिटी क्यू, ब्लॉकिंग क्यू, प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू, राइट। लेकिन क्यू उतना ज़्यादा यूज होता नहीं है, उसके कंपैरिजन में हम मैप की तरफ ज़्यादा जाते हैं। मैप अपने आप में एक पैरेलल हायरार्की चलाता है, ठीक, एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है कलेक्शंस में। मैप अपने आप में सुपर इंटरफेस है, और मैप की फिर चाइल्ड क्लासेस हैं, जैसे हैश मैप, जैसे ट्री मैप वगैरह वगैरह। इनकी ज़रूरत आपको पड़ती नहीं है लॉजिकल कोडिंग में नॉर्मली, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा बातचीत हम करते नहीं है। हमें अपने प्रोजेक्ट में जिस पे ज़्यादा फोकस करना है वो हैश मैप है, ट्री मैप है, एरे लिस्ट है, और हैश सेट और ट्री सेट है। कितनी क्लासेस पे काम पड़ेगा आपका? 5। इन 5 क्लासेस को घोट के पी जाना है आपको, तभी प्रोजेक्ट आपका बेटर होगा, तभी प्रोजेक्ट में आप चीज़ें खुद कर पाएंगे और समझ पाएंगे। कलेक्शंस बहुत वास्ट टॉपिक है, बट अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सबसे पॉपुलर ये 5 क्लासेस हैं: एरे लिस्ट, हैश सेट, ट्री मैप एंड हैश मैप। आगे बढ़ें, क्लियर हुआ? फाइन। अब ये हैं वो मेथड्स जो आपको सारे कलेक्शंस में मिलेंगे, क्योंकि ये किसके मेथड हैं? ये कलेक्शन इंटरफेस के मेथड हैं। तो क्या ये मैप के पास भी होंगे? जवाब दीजिए। नहीं होंगे हरीश, ये मैप के पास नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मैप के पास? मैप कलेक्शन का चाइल्ड नहीं है, ये मैप के पास किसी हालत में नहीं होंगे। दूसरे हैं, इसलिए आप याद करिए, मैप में कभी ऐड नहीं होता, पुट होता है उसकी जगह। अगर थोड़ा सा याद कर पाओ हरीश, अगर पढ़ा हो तो पुट होता है, राइट। यस, मैप इज नॉट डिराइव फ्रॉम कलेक्शन, एब्सोल्युटली ट्रू। इसलिए इनके जैसे मेथड्स होंगे, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं होंगे। आ रहा है समझ? ठीक है, आप समझिए कौन सा मेथड क्या करता है। सबके नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, बस ये ब्लू वाले छोड़ दीजिएगा। इनकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से एक दिन 1 घंटे में आपको सुनाऊंगा मैं, और ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 दिन, 2-1 दिन में आ जाएगी ये कहानी। इसलिए अभी ये ब्लू वाले इग्नोर कर दीजिए, हालांकि ये नाम सुना सुना लग रहा है। हैश कोड कभी सुना था आज से पहले आपने ये नाम? वेरी गुड। तो अब इसकी कहानी सुनेंगे अपन जब हम हैश सेट क्लास की बात करेंगे, ठीक है। अभी हैश सेट नहीं, अभी हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे, इसलिए अभी मैं हैश कोड को इग्नोर कर रहा हूँ। इटरेटर की कहानी जरूर आपको सुनाऊंगा एक लेक्चर बाद। फिलहाल ऐड का काम है कलेक्शन में एलिमेंट ऐड करना। कौन से कलेक्शन में? सभी कलेक्शंस में। अब सभी में कौन कौन आते हैं? सभी में लिस्ट भी आती है, सेट भी आता है, क्यू भी आती है। इनमें और इनकी चाइल्ड क्लासेस में किसी में भी डेटा ऐड करना हो तो मेथड कॉल होता है ऐड। तो एरे लिस्ट के अंदर डेटा ऐड करने के लिए ऐड कॉल करेंगे, एरे लिस्ट में डेटा ऐड करने के लिए ऐड कॉल करेंगे, हाँ जी। देन वी हैव क्लियर। अंदाजा लगाइए क्लियर क्या करता है? क्लियर कलेक्शन को एम्प्टी कर देगा, मतलब सारा डेटा कलेक्शन में से हटा दिया जाएगा, खाली हो जाएगा कलेक्शन, राइट। कंटेन्स, कंटेन्स कहता है आपसे ऑब्जेक्ट लेगा और सर्च करके बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट एरे लिस्ट के अंदर है या नहीं है, या एरे लिस्ट ना बोलकर बोलना चाहिए कलेक्शन में है या नहीं है। तो ये सर्चिंग करता है, यस और नो करता है, लेकिन क्या नहीं बता पाता? गौर से देखिए, ये नहीं बता पाता कि एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है। इसकी रिटर्न टाइप बूलियन है, ये बस आपको ये बताता है एलिमेंट है या नहीं है। आ रहा है समझ? ट्रू फॉल्स बताएगा बस। देन वी हैव इक्वल्स, जैसे अपन लोगों ने इक्वल्स ओवरराइड करा है, ऐसे कलेक्शंस के पास भी इक्वल्स है, जिससे आप ये बता पाते हैं दो कलेक्शंस बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। हैश कोड और इटरेटर छोड़ दें। इज एम्प्टी, ये क्या बताएगा? ये क्या बताएगा, गेस करिए। ये बताएगा वेदर कलेक्शन इज एम्प्टी और नॉट, राइट। तो कलेक्शन एम्प्टी कब होगा? जल्दी जल्दी बोलिए, कलेक्शन एम्प्टी कब होगा? जब आपने उसमें कोई डेटा ऐड नहीं करा होगा, जब आपने कलेक्शन में कोई वैल्यू, कोई डेटा ऐड नहीं करा होगा, उस वक्त कलेक्शन एम्प्टी कलेक्शन कहलाएगा। एग्री करते हैं? ठीक है। देन रिमूव, रिमूव कहता है आप डेटा दीजिए, या आपको डेटा हटा कर दे देगा। अब आप याद करिए, क्या इतना सिंपल एरे में आपको मिलते हैं कंटेन्स, रिमूव? एक नॉर्मल एरे ये मेथड्स देता है? नहीं देता है। अगर आपको एरे में पता करना है एलिमेंट है कि नहीं है, तो अपना लॉजिक लगाना पड़ता है कंटेन्स के लिए। अगर एलिमेंट्स को हटाना है, अपना लॉजिक लगाना पड़ता है रिमूव करने के लिए। हाँ, एरे में रिमूव तो होता ही नहीं है, बिल्कुल सही। तो एरे लिस्ट में से भी नहीं होता है, वो सिर्फ ओवरराइट ही होता है। यहां भी ओवरराइट ही होता है हरीश, राइट। लिंक लिस्ट में से एक्चुअल में रिमूव होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। और ये साइज, साइज क्या बताता है? साइज बताता है कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर कुछ नहीं रखेंगे तो साइज 0 होगी, हाँ। और अगर साइज 0 होगी तो इज एम्प्टी ट्रू होगा। बताओ, इसका ट्रू होना और इसका 0 होना एक ही बात है? यस, ये बिल्कुल एक ही बात है।
अब वॉइस आ रही है? अब आ रही है वॉइस? ओके हरीश, मैं आपका आंसर दे रहा था, शायद वॉइस नहीं आई होगी। मैं ये कह रहा हूं कलेक्शंस के पास इसलिए गेट नहीं होता क्योंकि गेट इंडेक्स लेता है। और याद करिए, अगर कलेक्शंस के पास गेट हुआ तो फिर सेट के पास भी गेट हो जाएगा ना। और अपन ने अभी अभी पढ़ा ना कि इसमें कोई इंडेक्स नहीं होता सेट वगैरह में। सोचिए, सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता, इसलिए गेट इनके पास नहीं है। गेट किसका मेथड हुआ फिर? वो एरेलिस्ट के पास है लेकिन हैश सेट के पास नहीं है, तो वो किसका? वो लिस्ट का मेथड हुआ, लिस्ट का मेथड हुआ, राइट। एरेलिस्ट और लिंक लिस्ट दोनों के पास है। हाँ, अगर वो दोनों के पास है तो फिर वो लिस्ट का मेथड है। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। वेरी गुड नंदिता, परफेक्ट आंसर, मैप। कारण कारण ये है कलेक्शंस की चाइल्ड नहीं है मैप, फिर भी वो कलेक्शन में गिना जाता है। ठीक है, इसे भले ही ट्रू कलेक्शन नहीं मानो, लेकिन ये कलेक्शन चैप्टर का पार्ट तो है। बताइए, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है सोचने का। हाँ, हैश सेट इंटरफेस नहीं है, बिल्कुल सही हरीश। जैनेन्द्र तरुण गलत, आंसर इज सेट। इंटरफेस पूछा है ना आपसे, ध्यान से देखो। हैश सेट इंटरफेस थोड़ी है, वो तो क्लास है। बताइए, कलेक्शंस हायरार्की के रूट पे कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है जो सारे कलेक्शंस की पेरेंट क्लास है? कोई नहीं है। निधि, सुमित, सत्यम, क्या कलेक्शन क्लास है? आप बताओ, कलेक्शन तो इंटरफेस है ना, तो फिर इसका तो जवाब नन ही होगा ना। अब अब है आपका पिछला वाला आंसर, दैट इज कलेक्शन। और सी कैपिटल है, छोटा नहीं है सी, ध्यान रखना। समझ आ रहा है? कैपिटल लेटर से सी स्टार्ट होगा। ऐसा कौन सा कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड है और डुप्लीकेट अलाउ करता है, जिसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहता है और डुप्लीकेसी अलाउड है? डेटा जिस ऑर्डर में डालोगे उसी ऑर्डर में मिलेगा। हरीश, इंटरफेस, इंटरफेस लिस्ट, राइट। एरे लिस्ट तो क्लास हो गई। लिस्ट डुप्लीकेसी अलाउ करती है? बताइए, लिस्ट इंटरफेस से डुप्लीकेसी अलाउड है? हाँ, राइट। और एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में रहेंगे जिस ऑर्डर में आप डालेंगे। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? उसी ऑर्डर में रहना जिस ऑर्डर में गए हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था ना मैंने आपको, इसको कहते हैं इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड, ये नाम है इसका। बताइए, जैसे जैसे आते जाएं वैसे वैसे प्रोसेस होते जाएं। पहला आया वो प्रोसेस हुआ, दूसरा आया वो प्रोसेस हुआ, तीसरा आया वो प्रोसेस हुआ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्यू, जैसे सुपरमार्केट में लाइन लगी हुई है, जैसे जैसे लोग लाइन में आते जाएंगे वो अपनी बिलिंग कराते जाएंगे। सो क्यू। ठीक, नेक्स्ट, कलेक्शन और कलेक्शंस में फर्क बताओ फास्ट। एक इंटरफेस है, दूसरी क्लास है। वेरी गुड। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में फर्क बहुत सारे हैं, ये आपके सामने। बताइए, एक एक समझ में आ रहा है? अगर लास्ट लेक्चर अटेंड करा है तो एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, नहीं हो तो जरूर पूछिए। एरे लिस्ट के अंदर एरे रहता है, लिंक लिस्ट के अंदर डब्ल्यू लिंक लिस्ट रहती है। यस और नो? यस। एरे लिस्ट में गेट रैंडमली काम करता है, लिंक लिस्ट भी गेट देती है, लेकिन वो रैंडमली नहीं चलता, वो सीक्वेंशियली चलता है। चलता है, बात हुई थी कल। वेरी गुड। एरे लिस्ट रिट्रीवल में फास्ट है, लेकिन ऐड और रिमूव करने में स्लो है। हाँ कि ना? क्योंकि उतनी शिफ्टिंग हो जाएगी। लिंक लिस्ट रिट्रीवल में स्लो है, लेकिन ऐड और रिमूव में फास्ट है। यस और नो? वेरी गुड। एरे लिस्ट कम मेमोरी लेती है, लिंक लिस्ट ज्यादा मेमोरी लेगी। लेगी ना, क्योंकि दो पॉइंटर मेंटेन करने हैं उसे, एक आगे वाले नोड का, एक पीछे वाले नोड का। करेक्ट, फाइन। नेक्स्ट, हैश सेट और ट्री सेट के बीच का डिफरेंस। हैश सेट के एलिमेंट्स रैंडमली ऑर्डर होते हैं, कुछ पता नहीं होता जिस ऑर्डर में गए उसी ऑर्डर में बाहर आएंगे क्या। लेकिन ट्री सेट के अंदर सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन होता है हमेशा। क्या बोलते हैं, ट्री सेट हमेशा सॉर्टेड रखेगी। यस, हमेशा सॉर्टेड रखेगी, कभी अनसॉर्टेड डेटा नहीं रहेगा। इसके अंदर काम करती है हैश टेबल।
इसके अंदर काम कर रहा होता है BST। हैश सेट फास्ट है, राइट, फास्टर है कि फास्टेस्ट है? फास्टेस्ट कलेक्शन है पूरी जावा में, सबसे बढ़िया स्पीड है इसकी काम करने के मैकेनिज्म में, और ट्री सेट हैश सेट के कंपैरिजन में स्लो है। हाँ, क्योंकि उसे इंटरनली सॉर्टिंग भी करनी होती है। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट नहीं समझ में आया मुझे, इसकी फंक्शनैलिटी कम है, इसकी ज्यादा है, ऐसा क्यों? जल्दी जल्दी बोलो, याद आएगा आपको। हैश सेट ने, आपको याद है, सिर्फ सेट को इनहेरिट कराए ना, जबकि ट्री सेट ने इनहेरिट कराया नेविगेबल सेट को, उसने इनहेरिट कराया सॉर्टेड सेट को, उसने इनहेरिट कराया सेट को। इसके पास मेथड ज्यादा होंगे ट्री सेट के पास। ट्री सेट के पास ज्यादा मेथड है कंपेयर टू हैश सेट, फंक्शनैलिटी वाइज रिच है। जवाब दें। नेचुरल ऑर्डर जानते हैं? आपके मोबाइल की फोन बुक नामों को कैसे रखती है? नेचुरल ऑर्डर में रखती है। तो नेचुरल ऑर्डर सॉर्टेड ऑर्डर को बोलते हैं। वेरी गुड, आंसर इज सेट। सही है, गुड। चलिए, ये तो था बेसिक फीचर वाइज कंपैरिजन। अब लिस्ट के बारे में कुछ जरूरी बातें, पर्टिकुलर लिस्ट के बारे में। लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, नंबर 1। लिस्ट के अंदर हर डेटा का एक इंडेक्स होता है, वाया इंडेक्स आप उसे एक्सेस करते हैं। लिस्ट डुप्लीकेट अलाउ करती है, राइट। और जब भी आप लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो आपको उसका इंडेक्स बताना होगा। ऐड करेंगे या एक्सेस करेंगे, रिमूव करेंगे नहीं। जब भी कोई एलिमेंट ऐड करेंगे या एक्सेस करेंगे तो लिस्ट आपसे उसका इंडेक्स मांगेगी। आ रही है बात समझ? राइट, ठीक है। लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन क्लासेस 4 हैं, इनमें से हम सबसे पॉपुलर क्लास जो लेते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एरे लिस्ट। बताइए, पांचों पॉइंट क्लियर हैं? खास तौर पे 5वां, आ रहा है कुछ? वेरी गुड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है एरे लिस्ट लिस्ट इंटरफेस की चाइल्ड क्लास है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है एरे लिस्ट अपने आप ग्रो करती है। इनिशियली 10 की साइज होती है और जब ये 10 भर जाते हैं तो अपने आप ग्रो करती है, बिल्कुल वैसे जैसे स्ट्रिंग बफर ग्रो करती थी स्ट्रिंग बफर ग्रो, वैसे एरे लिस्ट ग्रो करती है। लेकिन फॉर्मूला अलग है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा किस फॉर्मूले से एरे लिस्ट ग्रो करती है। बस याद रखिएगा, इसका अपना एक फॉर्मूला है जो 10 एलिमेंट्स फिल करने के बाद इसकी साइज को बढ़ा देगा। लेकिन ये फॉर्मूला स्ट्रिंग बफर वाला नहीं है, डिफरेंट है, राइट। स्ट्रिंग बफर का याद है क्या फॉर्मूला था साइज बढ़ाने का? स्ट्रिंग बफर का साइज बढ़ाने का फॉर्मूला, वेरी गुड, डबल द करंट कैपेसिटी +2, है ना। एरे लिस्ट का फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक। एरे लिस्ट डुप्लीकेसी अलाउ करती है, बिल्कुल करती है। एरे लिस्ट के अंदर ऑर्डर प्रिजर्व रहता है, यस बिल्कुल रहता है। जिस ऑर्डर में आप डेटा डालेंगे डेटा उसी ऑर्डर में मेंटेन रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एरे लिस्ट इनिशियली 10 की साइज लेकर चलती है और जब भर जाएगा डेटा तो अपने आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना जानती है, ठीक है। और आप चाहें तो आप भी एरे लिस्ट को बता सकते हैं कि उसे इनिशियल कैपेसिटी क्या लेकर चलनी है। क्लियर हुआ? ठीक, आइए परसों स्टार्ट करेंगे कोडिंग। यहां तक थी आपकी थ्योरी, अगला लेक्चर होगा इन सबके प्रोग्राम्स बनाकर इंप्लीमेंट करना, ठीक है। सो विल मीट डे आफ्टर टुमारो सेम टाइम एंड विल डिस्कस प्रोग्राम ऑफ एरे लिस्ट। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।